MSU यूनिवर्सिटी गुजरात का एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट अपने प्रोफेसर SK साई से मिलता है। पूर्वम, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल सर्वे के लिए बहुत ही खास आर्कियोलॉजिकल साइट ले जाने वाला हूं। बताओ, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सर, मैंने तो आपसे बहुत सारे साइट्स विजिट की डिमांड की है, कोई क्लू तो दीजिए। मैं बात कर रहा हूं 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। धोलावीरा, आप मुझे धोलावीरा ले जाने वाले हैं? वाओ, ग्रेट सर। यस पूर्वम, और साथ ही तुम्हारे लिए एक बेस्ट एक्साइटिंग न्यूज भी है। वो क्या है? रविंद्र सिंह बिष्ट, द फेमस इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट रविंद्र सिंह बिष्ट के साथ हम धोलावीरा साइट पर जा रहे हैं। ओ माय गॉड, सर निकलना कब है? कल सुबह। अगली सुबह वो धोलावीरा साइट के लिए निकल गए। टोटल 9 घंटे 35 मिनट का सफर उन्होंने तय किया और वो पहुंच गए रन ऑफ कच्छ, जिसे हम व्हाइट डेजर्ट भी कहते हैं। ये सॉल्ट मार्च यानी कि एक खार रेगिस्तान है जो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में 7,500 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट डेजर्ट है। मतलब ऐसा था ना कि पूर्वम जब भी नजर चारों ओर घुमा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्फ की सफेद चादर पर लगातार चलता जा रहा है। सर, मैंने सुना है ये डेजर्ट बहुत पुराना है। हाँ पूर्वम, तुम खुद ही सोच कर देखो। ऋग्वेद में इसे ही इरिना या इरण कहा गया है और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। बातों बातों में ये सफर कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चला। पूर्वम और उनके प्रोफेसर कच्छ डिस्ट्रिक्ट के खादर बेट एरिया पहुंच गए, जहां धोलावीरा आर्कियोलॉजिकल साइट मौजूद है। रात बहुत हो चुकी थी। उन्होंने स्टे किया और सुबह का इंतजार किया, क्योंकि सुबह उन्हें रविंद्र सिंह बिष्ट से मिलना था। पूर्वम को रविंद्र सिंह बिष्ट से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड देख लॉज की तरफ जाते हुए ड्राइवर ने प्रोफेसर से पूछा, सर ये रविंद्र सिंह बिष्ट कौन है और ये धोलावीरा को लेकर पूर्वम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं? रविंद्र सिंह बिष्ट एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पर रिसर्च की है और स्कॉलरशिप भी प्राप्त की है। 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया। साथ ही इन्हें आचार्य नरेंद्र देव अलंकार भी दिया गया है। और धोलावीरा? अरे उसकी तो क्या ही बात है। आज से 2500 से 2600 साल पहले धोलावीरा पूरे साउथ एशिया की सबसे बेहतरीन एडवांस अर्बन सिटी थी। आज का पाकिस्तान और वेस्टर्न गुजरात के बहुत से पार्ट में यह फैली हुई थी। और तुम्हें पता है, उस समय यहां के लोग ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक व्यापार किया करते थे। सर, हम धोलावीरा के बारे में और क्या क्या जानने वाले हैं? क्या क्या देखने वाले हैं? हम इसका इतिहास जानने वाले हैं पूर्वम। हम जानने वाले हैं कि यहां उस जमाने में लोग कैसे रहा करते थे। आज हमें एक्सकवेशन साइट से क्या क्या मिलता है, कितना बड़ा ग्रेट बात था वहां, आर्किटेक्ट कैसा था, डिजाइनिंग कैसी थी, कैसे नगर बसा करते थे, ट्रेड और कॉमर्स कैसे चलते थे, आर्ट और क्राफ्ट को लेकर धोलावीरा में कितनी प्रोग्रेस थी, और यह साइट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। हिस्ट्री और आज के दृष्टिकोण से हम सब कुछ जानने वाले हैं। साथ ही तुम्हें धोलावीरा को समझते समझते इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी जानकारी मिल ही जाएगी। हमारी जर्नी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, तो चलें। पूर्वम और ड्राइवर एक शोर में बोल पड़े, यस सर। इतिहास को समझना किसे अच्छा नहीं लगता। बीते वक्त में लोग कैसे रहा करते थे, उस वक्त जब मशीनें नहीं थीं, जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। कैसे मिट्टी के बर्तनों से सारे काम हो जाते थे, कैसे मिट्टी से घर बन जाते थे, कैसे उस जमाने में इतनी अच्छी अर्बन सिटी बसा करती थी, व्यापार कैसे होते थे, करेंसी क्या होती थी, लोगों का रहन सहन कल्चर क्या होता था। जानने की इच्छा आप में भी जरूर होगी। धोलावीरा अपने आप में बेहद अनोखा है। रविंद्र सिंह बिष्ट सबसे पहले धोलावीरा साइट पहुंच चुके थे।
पूर्वम उन्हें देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। एक आर्मी लेफ्टिनेंट की फैमिली से आर्कियोलॉजिस्ट तक का सफर। सर, मैं आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर जितना भी काम आपने किया है, मैंने सब स्टडी की है। रविंद्र सिंह बिष्ट भी पूर्वम को इतना ज्यादा अवेयर और एक्साइटेड देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने धोलावीरा साइट की तरफ चलते हुए धोलावीरा का अपना एक्सपीरियंस सबको बताना शुरू किया। धोलावीरा की खोज इंडस वैली सिविलाइजेशन की आइडेंटिटी में एक नया डायमेंशन जोड़ता है। धोलावीरा शहर एक बहुत ही पर्टिकुलर और प्लानिंग के साथ तैयार किया गया उस जमाने का डेवलप्ड शहर था। तुम जब इस साइट को देखोगे, यहाँ की सिटी प्लानिंग और आर्किटेक्चर को देखकर हैरान रह जाओगे। उस जमाने में इतनी प्रॉपर कैलकुलेशन की गई थी ना कि मैं खुद हैरान रह जाता हूँ। सिटी डिजाइनिंग के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी और ओरिएंटेशन का भी भरपूर ध्यान रखा गया था। भारत के वेस्टर्न छोर पर इस दुनिया का सबसे बड़ा तालाब है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसे हम ताल भी कहते हैं। ये नमक का सबसे बड़ा ताल है। एक जमाना था जब ये भी समंदर का अहम हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कुछ हजारों साल पहले ज्योग्राफिकल चेंजेस ने इसके एनवायरनमेंट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और इससे बना नमक का ये सबसे बड़ा ताल, जिसे हम रन ऑफ कच्छ भी कहते हैं, एरिया वाइज देखा जाए तो 20,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। और आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इसी विशाल नमक के ताल में यानी कि रन ऑफ कच्छ में हड़प्पा संस्कृति का बेहद एडवांस शहर आज से 2500 साल पहले बसा हुआ था, जिसे हम धोलावीरा के नाम से जानते हैं। वैसे देखा जाए तो इसकी खोज सबसे पहले 1956 में हुई थी, पर उसके 35 साल बाद तक भी इसके अवशेष एक मिस्ट्री की तरह जमीन के अंदर ही दबे रहे, या कहिए कि हम उस तक नहीं पहुंच पाए। खुदाई के बाद हमने जाना कि धोलावीरा शहर कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसकी खुदाई की कहानी भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। आर्कियोलॉजिस्ट रविंद्र सिंह बिष्ट, एसके साई, पूर्वम और उस ड्राइवर को यही कहानी सुनाने लगे। 1967 और 1968 के बीच सबसे पहले गुजरात के इस इलाके में धोलावीरा साइट की खोज की गई थी, जो हड़प्पन कल्चर का एक बेहद अहम शहर था। धोलावीरा को खोज निकालने का पूरा क्रेडिट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति जोशी को जाता है, यानी जेपी जोशी को जाता है। फिर आगे 35 सालों तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में 1990 में इस एक्सकेवेशन साइट की पूरी जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपी गई, जिसे हम ASI के नाम से भी जानते हैं। और इसी वक्त हड़प्पा के इस साइट को हड़प्पन सिविलाइजेशन का 5वां सबसे बड़ा साइट भी डिक्लेयर किया गया। 1990 में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने एक साथ ही डिक्लेयर किया कि धोलावीरा की डिस्कवरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक नया ही डायमेंशन ऐड करती है। आगे चलकर 27 जुलाई 2021 में धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया। 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट धोलावीरा एक्सकवेशन साइट के डायरेक्टर बनाए गए थे। इनके डायरेक्शन में ही पूरी साइट की खुदाई की गई थी। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट पूर्वम को वो कहानी बताते बताते जैसे उसी दौर में चले गए थे। सर, ये देखिए, यहाँ सफेद रंग की कुछ बनावट मिली है। अजीब है ये, जल्दी आइए। रविंद्र सिंह बिष्ट के साथ काम कर रहे उनके कलीग्स ने जमीन में कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने सबको आवाज देकर अपने पास बुला लिया। ये तो सफेद जिप्सम से बने हैं। ऐसा कुछ इस साइट पर पहली बार मिला है। ध्यान से देखो, ऐसे कितने स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे। रविंद्र सिंह के कहने पर आसपास बहुत से लोग ब्रश लेकर मिट्टी को बड़ी सावधानी से साफ कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक नहीं बल्कि ऐसे 10 स्ट्रक्चर्स जमीन के अंदर दिखाई दिए, जो बिल्कुल धोलावीरा के एंट्रेंस के पास ही मौजूद थे। ये बिल्कुल धोलावीरा के एंट्रेंस गेट के पास है और एक साथ 10 हैं। जरूर ये कोई साइन बोर्ड जैसा रहा होगा, जो इस शहर के अंदर आने वाले लोगों को शहर के बारे में कुछ बताता होगा। बात तो आपकी सही है सर, लेकिन ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है ये समझ पाना मुश्किल है। क्या आपको समझ आ रहा है? नहीं, इसे समझ पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। हड़प्पन सिविलाइजेशन और धोलावीरा जैसे साइट की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि यहाँ पर जितने भी लेख मिलते हैं, यानी कि स्क्रिप्ट मिलती हैं,
उन्हें पढ़ा जा सके ऐसा कोई है ही नहीं। अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला है जो ये कह सके कि वो इन सिंबल्स को पढ़कर इनका मतलब बता सकता है। इसीलिए हम इन साइट्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते और ये हमारे लिए आज भी मिस्ट्री है। लेकिन फिर भी रिसर्च की बदौलत हम काफी हद तक इनके बारे में समझ चुके हैं। रिसर्च से मिले नतीजे बताते हैं कि आज रन ऑफ कच्छ और गुजरात के पश्चिमी हिस्से में बसा हुआ ये धोलावीरा उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर था और उससे लगा हुआ भी था। कार्बन डेटिंग मेथड क्या करती है? इसमें कितना पुराना होगा? ये शहर कम से कम 5000 साल पुराना है, जो उस दौरान लगभग 120 एकड़ एरिया में फैला हुआ था। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ये इजिप्ट की ग्रेट पिरामिड से भी ज्यादा पुराना है। सर, ये कब खत्म हुआ होगा? कितने लंबे समय तक ये शहर लोगों से भरा पूरा रहा होगा? धोलावीरा करीब 1500 साल तक अपने अस्तित्व में रहा। उसके बाद जैसे हड़प्पा के साथ जो भी हुआ वही शायद इसके साथ भी हुआ। धोलावीरा शहर को कैसे खोजा गया, खोजने में किसने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये तो हमने जान लिया। पूर्वम ने एक सवाल पूछा। सर, इस तरह से जो चीजें आप सबको मिली, क्या उन्हें देखकर हम वहां के लोगों के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं? यहाँ मिली चीजों को देखकर लगता है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा सभ्य रहे होंगे और वहाँ की सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा एडवांस थी। सर, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आज से 2500 साल पहले ये शहर अंडरग्राउंड नालियां बनाना अच्छी तरह से जानता था। यहाँ के लोगों को साफ सफाई और मैनेजमेंट का कितना ध्यान था, और हम ये भी कह सकते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर एक प्रॉपर कैलकुलेशन के तहत तैयार किया जाता था। पहले शहर को किस तरह से दर्शाया जाएगा, इसकी प्लानिंग की जाती थी। मेरी क्यूरियोसिटी धोलावीरा के लोगों के लिए हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखो, इन्होंने उस जमाने में ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है। सोचकर देखो ये लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट रहे होंगे। सोचकर देखो, उस वक्त तक लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानकारी नहीं थी। सॉरी सर, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों को सिविल इंजीनियरिंग की पूरी जानकारी थी और ये पहले मिट्टी के मॉडल तैयार करते रहे होंगे, फिर जाकर इस तरह से नगर बसाते होंगे, क्योंकि पानी बाहर निकालने का अरेंजमेंट बिल्कुल प्रॉपर है। हर तरह की नालियां बिल्कुल सही नाप के साथ तैयार की गई हैं। ना सिर्फ नालियां, बल्कि ये अपने शहर को 2 बहती नदियों से भी बचाने की अच्छी जानकारी रखते थे। इस शहर के उत्तर में मनहर नदी और पश्चिम में मनशर नदी बहती थी, और लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि इन दोनों नदियों को उस शहर के बीच में मौजूद एक टैंक से जोड़ा गया था, ताकि पानी की कमी कभी भी महसूस ना हो। थोड़ी और खुदाई करने पर कुछ और दिन बीतने के बाद रविंद्र सिंह बिष्ट और उनकी टीम को न सिर्फ चैनल्स, टैंक, बल्कि डैम के भी सबूत मिले। उस दौरान डैम भी मौजूद थे जो पानी को कंट्रोल करना अच्छी तरह से जानते थे। इतना ही नहीं, इस दौरान धोलावीरा 5000 साल पहले अरेबियन सी का एक सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट नहीं हुआ करता था। बस आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे दूर दूसरे सभ्यताओं से व्यापार किया करते होंगे और धोलावीरा तक ही चीजें सबसे पहले पहुंचती रही होंगी। हम कह सकते हैं कि धोलावीरा उस वक्त का सबसे ज्यादा व्यस्त बंदरगाह रहा होगा, क्योंकि हड़प्पा के ज्यादातर शहरों में नाव के जरिए आई हुई चीजें इसी रास्ते से पहुंचती होंगी। धोलावीरा के लोगों को और ज्यादा समझा जाए तो इन्हें आभूषणों का भी शौक था। ये मन के यानी कि मोतियों को भी खुद बनाया करते थे, और यहाँ बने मोतियों की जानकारी इजिप्ट तक भी मिलती है। इससे यह भी तय होता है कि उस दौरान ये मोतियों का व्यापार इजिप्ट में किया करते थे। आज जिसे हम इराक कहते हैं, उसे उस जमाने में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, और वहां भी धोलावीरा में बनी मोतियों को एक्सपोर्ट किया गया था। यहाँ पर बहुत से ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हुए पाए गए हैं, जिसे आप मोतियों को बनाने के कारखाने की तरह समझ सकते हैं। वहां पर कुछ ऐसे औजार और बहुत से मोतियों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे औजार भी मिले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल वो मनके बनाने और उन्हें चमकाने के लिए किया करते थे।
लोग दुनिया भर में व्यापार करते थे। एक से बढ़कर एक चीजें तैयार की जाती थीं। धोलावीरा के लोगों को अगर देखा जाए तो आप उन्हें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कह सकते हैं। इनकी आर्कियोलॉजिकल साइट में मिले अवशेष और इनके व्यापार के सबूत इस बात को साबित करते हैं, लेकिन इनके द्वारा दीवारों पर लिखी गई आकृतियों को आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया। पूरी डिस्कवरी के बाद हम ये बता सकते हैं कि धोलावीरा साइट 3 अलग अलग पार्ट्स में बसा हुआ था। पहले भाग को सीटाडील कहते हैं, यानी कि किले का क्षेत्र। हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर शाही लोग रहा करते होंगे। यहाँ पर 17 अलग अलग गेट भी खुदाई में पाए गए हैं और इन्हें बनाने के लिए यहाँ लोकल पाए जाने वाले चूना पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। खुदाई में यह भी देखा गया कि दोनों नदियों के पानी को पहले रिजर्वायर के जरिए छोटे छोटे जलाशयों में इकट्ठा किया जाता, फिर उन्हें शहर के बाहर निकाल दिया जाता। पानी और डैम की ये व्यवस्था इस सिविलाइजेशन को उस समय की बहुत ही ज्यादा एडवांस हाईटेक सिविलाइजेशन की लिस्ट में शामिल करती है। यहाँ पाए जाने वाले जलाशयों को साउथ एशिया का सबसे पुराना जलाशय माना जाता है। तालाब और जलाशय जैसी व्यवस्था के साथ साथ छोटे छोटे कुएं के स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं और कुएं के अंदर उतरने के लिए, जलाशय के अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां भी मौजूद थीं। रविंद्र सिंह बिष्ट पूर्वम को दिखाते हुए कहते हैं, देखो पूर्वम, इसी जलाशय में यूनिकॉर्न की एक पुरानी मूर्ति भी मिली थी जो अपने आप में काफी यूनिक थी। इसके साथ ही कुछ गॉड आइडल जैसी मूर्तियां भी मिली हैं जो यहाँ के रिचुअल्स के बारे में हमें बताती हैं और इसे सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे साइट्स के रिचुअल से जोड़ती हैं। सोचकर देखने वाली बात है कि 3600 बीसी में इन लोगों ने जमीन के अंदर नालियां बना ली थी, यानी कि वो टेक्नोलॉजिकल कितने ज्यादा एडवांस रहे होंगे। ये लोग ट्रिग्नोमेट्री, अर्बन प्लानिंग, सिविक प्लानिंग की बहुत अच्छी जानकारी रखते थे। इन्हें रेशियो का भी अंदाजा उस वक्त था। बल्कि आप कह सकते हैं कि एक एडवांस अर्बन सिटी किस तरह से बनाई जाती है। इन लोगों को सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी की प्रॉपर जानकारी थी। इस बात की पूरी जानकारी और पूरी नॉलेज यहाँ के लोगों को थी। पूर्वम, वहां देखो, वो खुला बड़ा मैदान स्टेडियम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए वहां पर स्टेडियम का बोर्ड भी लगा हुआ है। और उधर देखो पूर्वम, धोलावीरा का ये पूरा शहर किले की तरह बसा हुआ था, जिसे 2 अलग अलग भागों में बांटा गया था। पहला, जिसे हम पूर्व में राजप्रसाद कहते हैं, और दूसरा पश्चिम में उपप्रसाद कहा जाता था। किले का स्ट्रक्चर और राजप्रसाद और उपप्रसाद का स्ट्रक्चर ये बताता है कि उस समय लोगों को अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान था और साथ ही राज्य व्यवस्था के लिए अलग से स्ट्रक्चर तैयार किया गया था और आम लोगों के लिए अलग तरह से स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। यानी कि ये सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ पॉलिटिक्स और सिविलाइजेशन को मेंटेन करना भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। यहां पर पाए गए मोती आभूषण का शौक बताते हैं। वहीं उस जमाने की अलग अलग सील भी पाई गई हैं, जिसमें अलग अलग तरह के जानवरों की आकृतियां बनी हुई थीं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन चीजों का प्रयोग आने जाने वाले लोगों के लिए और व्यापार के लिए किया जाता रहा होगा। धोलावीरा के लोगों को हमने वहां पाए गए अवशेषों के जरिए समझने का प्रयास किया, परंतु किसी भी ऐसी पुरानी साइट की डिस्कवरी इतनी आसान नहीं होती है। डिस्कवरी के दौरान एक बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर मिला, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ ऑफ धोलावीरा कहा। पूर्वम इसे लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस था, तो रविंद्र सिंह बिष्ट उसे ग्रेट बाथ की ओर ले गए। पूर्वम ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर की ओर जा रहा था, लेकिन एक सवाल अभी भी उसके दिमाग में फंसा हुआ था, जो उसने पूछ ही लिया। सर, धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल क्यों किया गया है? हड़प्पा की दूसरी साइट्स को क्यों नहीं? पूर्वम, क्योंकि धोलावीरा हैरेसमेंट एरा की एक मेट्रोपॉलिटन साइट है। मतलब ये उस समय हड़प्पा का एक बहुत बड़ा शहर था। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, हम इन सभी को हड़प्पन एरा का इसलिए कहते हैं ना क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा को डिस्कवर किया गया था। मैं सही हूं ना? यूनेस्को के अंदर एक कमिटी है जिसे हम वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कहते हैं, और इस वक्त इसका 40th सेशन चल रहा था। धोलावीरा को इसमें शामिल करने से कुछ ही समय पहले तेलंगाना के रामापा रुद्रेश्वर टेम्पल को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये मंदिर
13th सेंचुरी में बना था। वहीं धोलावीरा को 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है और यह इंडिया के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। एक्चुअली होता यह है कि यूनेस्को की लिस्ट में किसी भी स्पेशल एरिया का जिसका कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होता है, उसे ही ऐसी साइट्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है। सबसे पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है, पर यह ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में घूमकर ऐसी ही पुरानी साइट्स को समझती है जो कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें ही इस तरह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया जाता है, जैसे अभी धोलावीरा को किया गया है। साइट्स की इंपॉर्टेंस को लेकर मेंबर वोटिंग भी करते हैं और उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है। धोलावीरा के लिए वोटिंग 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2021 तक ये वोटिंग चाइना में चली थी। सर मैं भूल रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे कितने कल्चरल साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है जो इंडिया के अंदर आते हैं? इंडिया में टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जिसमें से 30 कल्चरल प्रॉपर्टी रखते हैं और 7 नेचुरल प्रॉपर्टी वाली साइट्स में से एक है, और एक में दोनों ही प्रॉपर्टी एक साथ पाई जाती है। गुजरात में अकेली 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट थीं। फिर धोलावीरा को 2019-20 में नॉमिनेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया। इसके साथ गुजरात में 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गईं। धोलावीरा के अलावा हिस्टोरिक सिटी अहमदाबाद का एक हिस्टोरिक शहर पाटन का रानी की वाव और पावागढ़ का चंपानेर ये भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। इससे पहले हमने जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की है, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज है जो निकलकर सामने आई है, वो है ग्रेट बाथ। एक ऐसा बड़ा सा बाथ जिसमें शहर के बहुत से लोग एक साथ नहा सकते थे। उनके नहाने के लिए पानी की और गंदा पानी बाहर निकलने की प्रॉपर व्यवस्था की जाती थी। एक ऐसा बाथ की जो कि ईंटों से तैयार किया जाता था, जो एक बड़े तालाब की तरह हुआ करता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी ऐसे ही बड़े बड़े बाथ पाए गए हैं, और वैसा ही एक बहुत बड़ा बाथ आपको मिलता है धोलावीरा में भी। तो चलिए धोलावीरा के उस ग्रेट बाथ को और अच्छी तरह से समझते हैं। पूर्वम और उसके दोनों प्रोफेसर धोलावीरा के उस वाटर रिजर्वॉयर और बड़े से वाटर टैंक तक पहुंच गए। वाओ सर, ये तो बहुत बड़ा है। देखो पूर्वम, ये किसी बड़े से तालाब जैसा है, लेकिन इसे तैयार किया गया है। पहले खोदकर मिट्टी बाहर निकालकर कच्चा स्ट्रक्चर तैयार किया गया होगा, फिर ईंटों की दीवार बनाकर इसे पक्का किया गया होगा ताकि इसमें बारिश का और नदी के पानी को स्टोर किया जा सके, और ये फ्रेश वाटर धोलावीरा के लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहे। ऐसे वाटर टैंक का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जाता रहा होगा। पहला लोगों का एक पब्लिक बाथ के फॉर्म पे, दूसरा एग्रीकल्चर के लिए वाटर स्टोरेज, तीसरा कभी सूखे की स्थिति में पानी की कमी ना आए इसलिए वाटर स्टोरेज। आज से 2500 से 2600 साल पहले का ये आज तक का सबसे बड़ा वाटर टैंक है जो कि धोलावीरा में मौजूद है। मोहनजोदड़ो की साइट मैंने नहीं देखी है, तो क्या ये वाटर बाथ उससे भी बड़ा है? बिल्कुल पूर्वम, मोहनजोदड़ो में जो बाथ मिला है, जिसे हम ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, धोलावीरा का ये ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। पूर्वम ने ध्यान से पूरे ग्रेट बाथ को देखा। उसके बाद उसने देखा कि दोनों तरफ से सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती हैं और वहां से नीचे उतर गया, और फिर वो आगे बढ़ गया। उसने देखा कि ग्रेट बाथ के अंदर भी एक स्टेप वेल तैयार किया गया है जो और भी ज्यादा गहरा है, जिसमें भी नीचे जाने के लिए सीढ़ियां मौजूद थी। इस गहरे कुएं का इस्तेमाल और ज्यादा साफ पानी को स्टोर करने के लिए किया जाता था। धोलावीरा के अलावा मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी, धोलावीरा और हड़प्पा में भी ऐसे ही गहरे कुएं और ग्रेट बाथ खुदाई के दौरान पाए गए हैं। इन्हें देखकर यह भी महसूस किया जा सकता है कि इनकी साफ सफाई का कितना ज्यादा ध्यान रखा जाता था, क्योंकि पानी भरने की जितनी व्यवस्था है उतनी ही पानी बाहर निकलने की भी व्यवस्था यहां पर दिखाई देती है।
सर मैंने देखा कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि ऐसे कई रिजर्वॉयर्स और बाथ टैंक बनाए गए हैं। सही कहा पूर्वम, यहाँ पर कुछ कुछ रिजर्वॉयर्स और वाटर टैंक का इस्तेमाल अलग अलग तरह के कामों के लिए भी किया जाता था, क्योंकि वहां पर कुछ हथियार और ऐसे कारखाने जैसे स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं। यहाँ 60 से ज्यादा जर्जर वायर रिजर्वॉयर और वाटर टैंक हैं, जो कुछ बहुत बड़े और कुछ छोटे भी हैं। और एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी पहुंचाने के लिए छोटे छोटे नालों का भी इस्तेमाल किया गया है। सर इन साइड्स को ज्योमेट्रिकल शेप को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कुछ ट्रायंगल जैसे दिखते हैं तो कुछ स्क्वायर और कुछ रेक्टेंगुलर भी हैं। इन्हें ज्योमेट्री की कितनी ज्यादा जानकारी थी, क्योंकि अगर नहीं होती तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर पाते। पूर्वम ने देखा कि कुछ टैंक्स में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, तो कुछ टैंक्स में नीचे उतरने के लिए कुछ स्लोप जैसे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जैसे वो किसी बैलगाड़ी को नीचे ले जाना चाहते हों। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि अपनी गायों को, अपनी बैलगाड़ियों को साफ करने के लिए या फिर किसी तरह की ऐसी चीज का ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिसे पानी के अंदर रखना हो, उसके लिए भी इस तरह के वाटर टैंक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर इजिप्ट में भी मिले हैं, जो इस बात का भी कनेक्शन डेवलप करते हैं कि हो सकता है इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट्स के बीच कोई कनेक्शन रहा हो। वो एक दूसरे के साथ व्यापार करते हों और एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखते भी हों। हमने धोलावीरा के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के आउटर स्ट्रक्चर को तो देख लिया, अब ये समझना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभी साइट्स में इस तरह के वाटर मैनेजमेंट की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों थी। पूर्वम के मन में भी यही सवाल उठ रहा था और वो आगे अपने प्रोफेसर से यही पूछने वाला था। सर धोलावीरा जब दो तरफ से नदियों से घिरा हुआ था तो ये इतना ज्यादा वाटर मैनेजमेंट को महत्व क्यों देते थे? मानसर और मनहर रिवर इन्हें भरपूर पानी दे सकती थी, फिर इस तरह से रिजर्वॉयर, डैम, टैंक, ग्रेट बाथ और कुएं की जरूरत क्यों थी? पूर्वम, हम सोचते हैं ना कि आज की दुनिया ही समझदार है, सिर्फ आज के लोगों के पास ही बुद्धि है, पर ऐसा नहीं है। आज से करीब 2500 साल से 3000 साल पहले, बल्कि 4500 साल पहले भी लोग अपने भविष्य की परेशानियों को सोचकर काम किया करते थे। वो जानते थे कि उनका फ्यूचर कैसा हो सकता है और उसके लिए पहले से तैयारी कैसे हो सकती है। मैं कुछ समझा नहीं सर। पूर्वम, हम इस वक्त जिस आर्कियोलॉजिकल साइट पर खड़े हैं वहां एक सिविलाइजेशन बसा करती थी, भले ही बहुत समय पहले ही, लेकिन थी, और उसके निशान हमें मिल रहे हैं, उसके सबूत हमें मिल रहे हैं। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसके लिए पानी की एक बूंद का भी महत्व था। आज हम पानी बचाने के नारे लगाते हैं, पर उस जमाने में लोग पानी कैसे बचाया जा सकता है इस तकनीक को खोज चुके थे। तुम सोच कर देखो कि वो दिमागी रूप से कितने ज्यादा उन्नत रहे होंगे। उन्हें पानी की एक बूंद की कीमत पता थी और एक एक बूंद को व्यर्थ गंवाने से बचते थे। इसीलिए ये सभ्यता अपने आप में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट मिली हैं, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने पानी के महत्व को सबसे ज्यादा समझा था, और इनके बचे हुए अवशेष यही कहानी हमारे सामने रखते हैं। तुम्हें पता है पूर्वम, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी अलग अलग साइट्स थीं, किसी भी साइट के इतने करीब कोई भी वाटर स्ट्रीम नहीं बहती थी। सिर्फ धोलावीरा इकलौती ऐसी साइट है जिसके दोनों ओर सीजनल वाटर स्ट्रीम मनसर और मनहर बहती थीं। ये जो पानी था वो सीजनली आता था, यानी कि कुछ समय के लिए ये गायब भी हो जाता था। ऐसे में पानी को कलेक्ट करने की आवश्यकता थी और इसीलिए कलेक्शन के लिए इतनी बड़ी बड़ी कैपेसिटी वाले वाटर टैंक बनाए गए थे, जहां हम धोलावीरा की इस साइट पर ऐसे ही वाटर स्टोरेज सिस्टम देख सकते हैं। और जैसे ये वाटर टैंक ओपन है, इसे देखकर ये समझ आता है कि शायद ये लोग बरसात के पानी को भी स्टोर करके रखने की कोशिश करते रहे होंगे। बिल्कुल, वो लोग बहुत समझदार थे। धोलावीरा की लोकगीत अच्छी तरह से समझते थे कि मनसर और मनहर रिवर स्ट्रीम कभी भी खत्म हो सकती है। भौगोलिक बदलाव हो सकते हैं, ज्योग्राफी में बदलाव हो सकते हैं,
इसलिए ये ऊपर से गिरने वाली पानी की बूंदों को भी सुरक्षित रखना जरूरी समझते थे और इसीलिए ओपन इतने बड़े बड़े वाटर टैंक बनाए गए थे और ये वाटर रिजर्वॉयर्स बनाया गया था, उसका भी यही काम था। साथ ही तुमने देखा होगा कि सभी टैंक एक दूसरे से कनेक्टेड भी थे। तो जो ये 120 एकड़ एरिया में धोलावीरा का शहर बसा हुआ था, इसमें कनेक्टेड रिजर्वॉयर्स और चैनल्स बनाने का मतलब था कि पानी एक से दूसरी जगह तक बड़ी आसानी से पहुंचाया जा सके। और ये रिजर्वॉयर के अवशेषों को तुम देख ही रहे हो। ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का एक हिस्सा है और ये उस वक्त दुनिया का सबसे अनोखा और शायद पहला वाटर मैनेजमेंट सिस्टम रहा होगा और इसका इस्तेमाल धोलावीरा की जनता पानी के बचाव में, खेतों के लिए भी किया करती थी। कुछ जगहों पर हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के सबूत भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि उस समय पानी के इन चैनल्स का इस्तेमाल हाइड्रोलिक सिस्टम के जरिए किसी तरह की एनर्जी को जनरेट करने के लिए भी किया जाता था। वैसे इस लेवल पर भी हमें धोलावीरा के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो मिस्टीरियस है और जिसे समझने की जरूरत है। ये शहर ना सिर्फ बहुत पुराना है बल्कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। पर इतना तो तय है कि उस समय धोलावीरा एडवांस टेक्नोलॉजी से भरपूर शहर रहा होगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हर एक शहर से सबसे ज्यादा उन्नत था। जी, और इसके फायदे भी उन्हें समझ आते रहे होंगे। पूर्वम ने जो सवाल पूछा उसका जवाब हम भी समझ सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन सिस्टम धोलावीरा की जनता ने अपने लिए डेवलप किया था ताकि वो आसमान से गिरती बारिश की बूंदों पर ही सिर्फ डिपेंडेंट ना रहें और अपने लिए सूखे की स्थिति में भी पानी की व्यवस्था कर सकें। और इसके लिए पत्थरों को काटकर रिजर्वॉयर्स तैयार किए गए थे। इस एरिया के पूर्व और पश्चिम दोनों में इसी तरह के स्टोन कंस्ट्रक्शन मिलते हैं। साथ ही पानी के बाहर निकलने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर रॉक कट वेल यानी कि पत्थरों को काटकर तैयार किए गए कुएं के भी निशान मिलते हैं और कुछ टूटे फूटे कुएं भी दिखाई देते हैं। धोलावीरा का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। बहुत से स्मॉल और बड़े आउटर ड्रेन्स तैयार किए गए थे। इन्हें जिस तरीके से तैयार किया गया है वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बहुत सी जगह पर पाइप और मिट्टी और चूना पत्थर उसे तैयार किए गए पॉट्स भी मिलते हैं जो ड्रेनेज सिस्टम का ही हिस्सा थे। वाटर मैनेजमेंट से ये फायदा होता था कि कभी भी धोलावीरा की ये बहुत बड़ी जमीन सूखी न रहती होगी। खेती के लिए हर वक्त इनके पास पानी होगा, इनके जानवरों के लिए हर वक्त इनके पास पानी होगा और कंस्ट्रक्शन के लिए भी। धोलावीरा में किस तरह से वाटर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया गया था और इसके क्या फायदे थे, ये तो हम भी पूर्वम के साथ समझ चुके हैं। पर अब पूर्वम के मन में सवाल था कि धोलावीरा शहर की क्रोनोलॉजी क्या रही होगी, ये शहर कैसे विकसित हुआ होगा। रविंद्र सर, आपने धोलावीरा एक्सकवेशन साइट को डायरेक्ट किया है, तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि धोलावीरा की क्रोनोलॉजी क्या रही होगी। इसका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, ये इतना डेवलप्ड शहर कैसे बना? क्या हम अपनी स्टडी में इस बारे में भी पता लगा पाए हैं? अगर लगा पाए हैं तो मुझे प्लीज बताइए। पूर्वम, धोलावीरा को मैंने बहुत बारीकी से स्टडी किया है, बल्कि मेरी जिंदगी के बहुत अहम साल मैंने इसको समझने में लगा दिया है। मैंने अपने कई सालों की स्टडी के बाद इसकी क्रोनोलॉजी को समझा और उसे 7 अलग अलग स्टेज में बांटा भी। तुम उसे समझो, उससे पहले तुम्हें थोड़ा सा ध्यान मेरी बातों पर देने की जरूरत है। तुम्हारी आंखें बार बार धोलावीरा के इस एक्सकवेशन साइट और इनके बचे हुए अवशेषों पर घूम रही हैं। अगर ऐसे ही नजर घुमाते हुए समझने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आराम से यहाँ बैठ जाते हैं और इसकी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। पूर्वम धोलावीरा की साइट को देखते हुए इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि उसकी नजर बस इधर उधर घूम ही रही थी। वो हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहता था। उसका ध्यान अपने प्रोफेसर की बातों पर था ही नहीं। रविंद्र सिंह बिष्ट ने जो कहा उससे पूर्वम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना ध्यान अपने प्रोफेसर और फेमस आर्कियोलॉजिस्ट रविंद्र सिंह बिष्ट की तरफ लगाया। वो भी उनके सामने यूं ही धोलावीरा की उस जमीन पर बैठ गया।
जिसने इतिहास के कई बड़े बड़े कारनामों को कैद कर रखा है, जो शायद इतिहास की प्राचीन सभ्यता में से एक है। रविंद्र सिंह बिष्ट पूर्वम को इस तरह बैठकर देख मुस्कुराने लगे और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्रोनोलॉजी को समझना है तो अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। पूर्वम की आदत सवाल पूछने की थी। वो सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाता था और इसीलिए उसके प्रोफेसर्स उसे इतना पसंद भी करते थे। पर इस वक्त चुप रहना ज्यादा जरूरी था। पूर्वम ने अपनी जबान पर ताला लगा लिया और हां में सर हिलाते हुए चुपचाप खामोश वहीं बैठ गया। जब भी हम किसी पुराने प्राचीन सभ्यता को जमीन के अंदर तलाशने की कोशिश करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि जमीन के अंदर से जो अवशेष मिले हैं वो कितने पुराने हो सकते हैं, तो हम कार्बन डेटिंग जैसे मेथड का उपयोग करते हैं। ये जो भी चीजें मिलती हैं, बल्कि वहां मिले एक एक पत्थर की कार्बन डेटिंग करते हैं और तभी हमें यहाँ की क्रोनोलॉजी समझ आती है। इस तरह से काफी गहराई से अध्ययन करते हुए, स्टडी करते हुए हमने धोलावीरा की क्रोनोलॉजी को 7 अलग अलग स्टेज में बांटा है। और इसके पहले स्टेज की शुरुआत होती है 2650 से 2550 BCE में, जिसे हमने अर्ली हड़प्पन मैच्योर हड़प्पन ट्रांजिशन ए का नाम दिया है। अर्ली हड़प्पन मैच्योर हड़प्पन ट्रांजिशन ए, इसका मतलब? देखो, ये वो वक्त था जब हड़प्पा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हड़प्पन कल्चर, जिसमें हमारा धोलावीरा का ये साइट भी आता है, उसमें बहुत से आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन साइट्स भी मिले हैं, जिसे हम कोट दीजिए गुमला अमरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बर्निंग, बाढ़ और ऐसी ही तबाही के एविडेंस मिले हैं जो बताते हैं कि इस दौरान हड़प्पा खत्म हो रहा था। यहाँ इसी दौर में हड़प्पन कल्चर धीरे धीरे अपने अंत की तरफ जा रहा था और शायद इसी वक्त धोलावीरा भी खत्म हो गया, क्योंकि एविडेंस यही बताते हैं। रविंद्र सिंह बिष्ट इस तरह से लगातार धोलावीरा की क्रोनोलॉजी पूर्वम को समझा रहे थे। इसके बाद बारी थी स्टेज 2 की, जिसे अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन ट्रांजिशन बी पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। इसका टाइम ओरिएंटेशन देखें तो इसकी शुरुआत 2550 BCE से 2500 BCE तक थी। इसके बाद बारी आती है स्टेज 3 की, जिसकी शुरुआत 2500 BCE से 2200 BCE तक है। इसे नेचर हड़प्पन स्टेज ए भी कहते हैं। फिर रविंद्र सिंह बिष्ट ने चौथे स्टेज को 2200 BCE से 2020 BCE तक था, जिसे मैच्योर हड़प्पन बी स्टेज भी कहते हैं। स्टेज 5 की बात करें तो इसकी शुरुआत 2020 में ही होती है और 1850 BCE तक बांटा गया है। इसमें होने वाले इवेंट को मैच्योर हड़प्पन स्टेज सी और पीरियड ऑफ डिजर्शन का नाम दिया गया है। 5th स्टेज के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये वो दौर था जब हड़प्पा के लोग वहां से मूव कर रहे थे। कारण कुछ भी हो सकता है, बाहरी अटैक, एनवायरनमेंट में बदलाव या किसी तरह की बीमारी या फिर नदियों की बाढ़। पर जाहिर सी बात है, उस वक्त ये लोग यहां से जाते होंगे तो उस ओर ही जाते होंगे जहां दूसरी सभ्यताएं बसा करती थीं, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट आदि। 6th स्टेज की बात करें तो ये 1850 BCE से 1650 BCE तक था। इसे पोस्ट अर्बन हड़प्पा स्टेज ए और पीरियड ऑफ डिजर्शन का नाम दिया गया है। इसके बाद रविंद्र सिंह बिष्ट और उनकी टीम ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को 7th स्टेज में भी बांटा है, जिसका टाइम पीरियड 1650 BCE से 1450 BCE तक है और इसे पोस्ट अर्बन हड़प्पन स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वम रविंद्र सिंह बिष्ट की सारी बातें सुन चुका था। उसने पूछा, तो हम इस टाइम पीरियड का अंदाजा कार्बन डेटिंग और दूसरे आर्कियोलॉजिकल मेथड के जरिए पता करते होंगे? बिल्कुल। पूर्व C14 डेटिंग और स्टाइलिस्टिक कंपैरिजन के जरिए हमने इस टाइम पीरियड का अंदाजा लगाया है। सर, ये तो धोलावीरा की जिंदगी की बात हुई, लेकिन जिंदगी के साथ साथ मौत की भी तो कहानी होती है। आप भी पूर्वम की तरह ही धोलावीरा के बारे में और जानना चाहते होंगे। आप जानना चाहते होंगे कि धोलावीरा में जब कोई मर जाता था तो उसके साथ क्या किया जाता था, वहां का कल्चर कैसा था। तो चलिए उसी तरफ आगे बढ़ते हैं
गुजरात में धोलावीरा के अलावा भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के दूसरे आर्कियोलॉजिकल साइट मौजूद हैं, जिसमें से लोथल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, जिसे हड़प्पन कल्चर का इंपॉर्टेंट और एक बड़ा सिविलाइजेशन माना जाता था। इसी तरह जूना कटिया गांव में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो लखपत से करीब 30 किलोमीटर दूर है। यहां पर एक खुले मैदान में छोटे छोटे गड्ढे मिले हैं, जिन्हें ईंट और पत्थरों से प्रोटेक्ट किया गया है। अगर आप अचानक देखें तो ये आपको स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कल शेप के छोटे छोटे कुएं की तरह भी नजर आएंगे, जिन्हें देखकर ही समझ आता है कि शायद ये ग्रेवयार्ड रहे होंगे। यहां पर कुछ ह्यूमन स्केलेटन्स भी मिले हैं। साथ ही स्केलेटन के साथ सेरामिक पॉट्स, प्लेट, मोतियों की ज्वेलरी, जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी कहती हैं। यहां इनके अंदर कुछ फूड मटेरियल के फॉसिल्स भी मिले हैं। पूर्वम ये सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था। पूर्वम ने तुरंत रविंद्र सिंह बिष्ट से पूछा, सर क्या धोलावीरा में ऐसी कोई जगह नहीं है, यानी कि यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं था? इस 120 एकड़ एरिया में ऐसा कुछ भी अभी तक दिखाई नहीं दिया है। कुछ छोटे छोटे कुएं जैसे आकार के स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए हैं, लेकिन उसमें स्केलेटन वगैरह नहीं मिला। पूर्वम, इसे तुम आज के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तुमने देखा होगा कई बार दो शहरों के बीच एक कब्रिस्तान होता है। दोनों शहरों के लोग वहीं पर डेड बॉडी को जलाते हैं और दफनाते हैं। बल्कि उसी तरह गांव में भी दो गांव के बीच किसी तालाब के पास एक कब्रिस्तान होता है, जहां पर लोग अपने अपने गांव के लोगों को उनकी अंतिम विदाई देते हैं। जरूरी नहीं कि हर गांव में कब्रिस्तान हो, हर शहर में कब्रिस्तान हो। दो सीमा से लगे गांव और दो सीमा से लगे शहरों में एक कब्रिस्तान, एक सिमेट्री हो सकती है। यहां भी बिल्कुल वैसा ही था। पूर्वम समझ गया। उसने छोटे छोटे कुएं जैसे स्ट्रक्चर्स को देखते हुए अपने प्रोफेसर रविंद्र सिंह बिष्ट से कहा, जूना काठिया विलेज और धोलावीरा की सिमेट्री एक साथ हो सकती है, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन अभी भी पूर्वम की जिज्ञासा खत्म नहीं हुई थी। उसे पूछना था कि छोटे छोटे ग्रेवयार्ड में, जो कि करीब उस जगह पर 500 से भी ज्यादा थे, उसमें ये मोती, पॉट्स, प्लेट, वॉश, ज्वेलरी, ह्यूमन स्केलेटल और एनिमल स्केलेटन एक साथ मिल रहे थे। इसका क्या कारण था? सिर्फ यही नहीं पूर्वम, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी प्राचीन ग्रेवयार्ड मिले हैं, उनमें इसी तरह की चीजें पाई गई हैं। तुमने देखा होगा कि आज भी जब गांव में किसी शव को जलाया या दफनाया जाता है, तो उनकी प्रिय वस्तु को, उनकी सबसे ज्यादा जरूरी सामान को उनके साथ इसी तरह से रख दिया जाता है। और मुझे लगता है कि उस दौरान भी वहाँ के लोग इसी कल्चर को मानते रहे होंगे, इसीलिए उनकी ज़रूरत के सामान को उनके साथ दफना दिया जाता था। पर इन सभी ग्रेवयार्ड्स को देखकर हम ये भी समझ सकते हैं कि उस समय शायद लोगों को जलाने से ज़्यादा दफनाया जाता था, और अगर जलाया जाता भी होगा तो इसके बारे में समझ पाना इस वक्त मुश्किल है। गुजरात के इन एक्सकेवेशन साइट से जिस तरह के पत्थरों से घिरे हुए छोटे छोटे ग्रेवयार्ड्स मिले हैं, बिल्कुल ऐसे ही ग्रेवयार्ड सिंध और बलूचिस्तान में हड़प्पा साइट पर भी मिले, जिसमें ज्यादातर रेक्टेंगुलर शेप के होते थे, जिन्हें सैंडस्टोन से तैयार किया जाता था। हर एक कब्र के साथ 5 से 6 पॉट्स को दफन किया जाता रहा होगा, क्योंकि हर एक कब्र में इसी तरह के पॉट्स और प्लेट पाए गए थे। ग्रेवयार्ड्स के बाहर की खाली जमीन पर बहुत से ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं। इससे शायद हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोगों को जलाया जाता रहा होगा, या फिर यह भी हो सकता है कि बाढ़ में ये ग्रेवयार्ड्स टूट गए हों और उनके स्केलेटन बाहर सूखे मैदान में दफन हो गए हों। इसका पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग और डीएनए एनालिसिस भी किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से धोलावीरा में भी कुछ सेमेट्री साइट्स पाई गई हैं, लेकिन वो गुजरात के दूसरे एक्सकेवेशन साइट की तुलना में थोड़ी छोटी हैं। यहाँ पर भी स्क्वायर शेप में कुछ ग्रेवयार्ड्स मिले हैं, जिन्हें पत्थरों से बांधकर मिट्टी के जरिए तैयार किया गया था। ये ग्रेवयार्ड सिर्फ हमें ये नहीं बताते हैं कि धोलावीरा का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था, सोशल सिस्टम कैसा था, बल्कि ये धोलावीरा के कल्चर के बारे में भी बताते हैं। धोलावीरा के लोग अपने पूर्वज का सम्मान करते थे, इसीलिए उन्हें इतने सम्मान से जमीन में दफन किया जाता था, और उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हुए जरूरतों के सामान को भी
उनके साथ जमीन के अंदर दबा दिया जाता था। पहले ये शायद ऊपर से भी बंद रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला ये आज हमें खुले हुए दिखाई देते हैं जो खुदाई में पाए गए थे। सेमेट्री और कल्चर को समझने के बाद चलिए समझते हैं कि ट्रेड और कॉमर्स धोलावीरा में किस तरह से काम करता था, वहां व्यापार कैसे चलाया जाता था। सर, सवाल थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन मुझे जानना है कि धोलावीरा में व्यापार कैसे होते थे। मतलब मुझे समझना है ट्रेड और कॉमर्स कैसे चलते थे। मतलब यहाँ पर भी बाजार लगते थे जैसे हम आज देखते हैं, मार्केट का कोई ट्रेंड था? बिल्कुल पूर्वम, बिना मार्केट के तो कोई भी सिविलाइजेशन बस ही नहीं सकती। मार्केट किसी भी सिविलाइजेशन का अहम हिस्सा है और तुम आज के कॉन्टेस्ट से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो कि बिना मार्केट के हम किसी भी सिविलाइजेशन की कल्पना ही नहीं कर सकते। व्यापार नहीं होगा तो हम डेवलपमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। और ये सिर्फ आज के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि हमेशा से जरूरी है। धोलावीरा में भी मार्केट प्लेस पाए गए हैं, जिसे हम बाजार भी कह सकते हैं, यहाँ पर पत्थरों के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। जैसे आजकल मार्केट में सब्जी वाले छोटे छोटे हिस्से को घेर कर वहां बैठकर सब्जी बेचते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बीच में पगडंडी और दोनों तरफ छोटे छोटे पत्थर के स्ट्रक्चर जो छोटी छोटी दुकानों की तरह दिखाई देते हैं। आज हम उनके बचे हुए फाइंडिंग्स को देखें तो वो काफी हद तक खत्म हो चुके हैं। बहुत थोड़े से ही अवशेष बाकी रह गए, लेकिन उस एरिया में मार्केट लगता था, इस बात की गारंटी है। और ऐसा बिल्कुल माना जा सकता है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर आज के मार्केट स्ट्रक्चर से काफी मिलता जुलता है। धोलावीरा में जो मार्केट प्लेस मिला है उसकी दोनों तरफ रेजिडेंशियल एरिया था और मार्केट बीच में मौजूद था। और ऐसा नहीं है कि धोलावीरा में सिर्फ लोग आसपास के शहरों से ही लेन देन किया करते थे या व्यापार किया करते थे, बल्कि धोलावीरा को उस समय का सबसे बड़ा पोर्ट यानी कि बंदरगाह भी माना जाता था। और आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि धोलावीरा उस समय की पुरानी सभ्यता जैसे मेसोपोटामिया और इजिप्ट के साथ व्यापार किया करते थे। और इस बात के भी सबूत मिले हैं। इजिप्ट में धोलावीरा में बनाई गई मोतियां मिली हैं और कुछ खास तरह की ज्वेलरी भी मिली है जो मोतियों से ही तैयार की गई थी। इन बंदरगाहों के जरिए पानी के रास्ते से धोलावीरा के लोग इतनी दूर अपना सामान लेकर जाते थे और वहां से भी जरूर कुछ न कुछ लेकर आते रहे होंगे। पूर्वम और उसके प्रोफेसर S.K. साई रविंद्र सिंह बिष्ट के साथ धोलावीरा के 120 एकड़ के एरिया को लगातार एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे। पूर्वम को 2 गोल पत्थरों से बने स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जिसे अगर दूर से देखा जाए तो वो 8 की आकृति बना रहे थे और उसमें बीच में छोटे छोटे पत्थरों से बने गोल सिलेंडर जैसे स्ट्रक्चर भी बने हुए थे। पूर्वम उसके पास गया और उसे हाथों से छूते हुए उसने अपने प्रोफेसर से पूछा, सर, ये कैसा स्ट्रक्चर है? इसका क्या मतलब है? ये मार्केट एरिया के पास में है और बीचों बीच मौजूद है। पूर्वम, इसे तुम मार्केट एरिया से ही जोड़ सकते हो। इसे तुम धोलावीरा की मंडी भी कह सकते हो, एक ऐसा एरिया जहां चीजों को नापा और तोला जाता था। यह स्ट्रक्चर कुछ वैसा ही है। अभी ये इतना पुराना है तो इसके बारे में ठीक से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लगभग इसकी आकृति इसी तरह की कहानी कहती है। धोलावीरा का इतिहास 4500 साल पुराना है। कई सालों की खुदाई के बाद हमारे आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत सी चीजें आज भी इस जमीन के अंदर दफन होंगी और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन इसके बारे में अनुमान और अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन धोलावीरा को आप वर्ल्ड का पहला साइन बोर्ड भी कह सकते हैं। यह अपने आप में 120 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है और गुजरात की शान है, बल्कि पूरे भारत की शान है। और व्यापार के मामले में भी ये बहुत उन्नत थे। यहाँ पाई गई चीजें मिट्टी के बर्तन, आभूषण, हाथी दांतों से बने आभूषण और छोटी छोटी सजावटी आकृतियां और इनकी दीवारों पर लिखी स्क्रिप्ट इस सिविलाइजेशन और यहाँ के लोगों की उन्नति और उन्नत कल्चर के बारे में बताती है। इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि धोलावीरा के लोग जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन से संबंध रखते हैं, कॉपर के सिक्के, कॉपर के टुकड़े को करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते थे। और गुजरात में बसे धोलावीरा के ये लोग न सिर्फ इजिप्ट में बल्कि ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक अपनी चीजें पहुंचाया करते थे, इनसे व्यापार किया करते थे। बहुत सी हैंडमेड ज्वेलरी, सी शेल्स से बनी ज्वेलरी और सेमी प्रेशियस स्टोन और लकड़ियों से बनी छोटी छोटी कारीगरी को भी समुद्र के उस पार ले जाकर बेचा जाता था।
ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो अगर यहाँ पर तांबा बहुत ज्यादा पाया जाता होगा तो हो सकता है कि तांबे को भी बाहर ले जाकर बेचा जाता रहा होगा और उसके बदले वहां से कुछ सामान लाया जाता होगा। रविंद्र सिंह बिष्ट पूर्वम के इस ख्याल से रिलेट करते थे। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। पूर्वम ने एक बार फिर पूछा, सर व्यापार के बारे में तो हमने समझ लिया, पर जैसे हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन के दूसरे सभी साइट से बहुत सारे ब्यूटीफुल आर्ट और क्राफ्ट्समैनशिप मिले हैं, क्या धोलावीरा में भी ऐसा ही कुछ मिला है? आपने धोलावीरा म्यूजियम की बात की थी कि हम धोलावीरा म्यूजियम जा सकते हैं। अब धोलावीरा के इस 100 से 120 एकड़ में फैले जमीन से वो सब धोलावीरा म्यूजियम के पास जाने लगे, जो पास में ही मौजूद था। धोलावीरा आर्कियोलॉजिकल साइट से थोड़ी ही दूर धोलावीरा का एक म्यूजियम है, जिसे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ धोलावीरा के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, जहां धोलावीरा एक्सकेवेशन साइट से पाई गई हर जरूरी पुरानी चीजों को संभाल कर रखा गया है। रविंद्र सिंह बिष्ट की निगरानी में ही इन सभी चीजों को बाहर निकाला गया। रविंद्र सिंह बिष्ट अपनी आंखों के सामने हर चीज देख रहे थे। उन्हें एक एक करके खुदाई का अपना वो पूरा नजारा याद आ रहा था, जब वो और उनकी टीम बड़ी सावधानी से एक एक पुरानी चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे थे, ताकि धोलावीरा की अमानत को लोगों के सामने खूबसूरती से प्रेजेंट किया जा सके और नुकसान पहुंचाने से भी बचाया जा सके। मिट्टी के एक खूबसूरत घड़े, इन सब में नक्काशी की गई है। इन्हें बाहर निकालना कितना कठिन होता होगा ना सर? टूटने का डर लगा रहता होगा और देखने की तमन्ना भी जागती होगी कि ये कैसे दिखते हैं। बिल्कुल पूर्वम, इसीलिए खुदाई हाथों से की जाती है। किसी भी एक्सकेवेशन के लिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ताकि हम हर चीज को बचाकर निकाल सकें। तुम इन्हें जरा गौर से देखो, फिर भी ये घड़े फूटे फूटे से हैं, क्योंकि ये कई सालों से दबे हुए हैं। लेकिन इससे तुम ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय मिट्टी के पॉट बनाने का तरीका भी कितना मजबूत रहा होगा। जो घड़े आज से 4000 साल पहले के होते हुए भी इतने मजबूत दिखाई दे रहे हैं। पूर्वम उन टूटे फूटे घड़ों को छूने लगा। तब रविंद्र सिंह बिष्ट उसे मना करते, उससे पहले ही एक गार्ड ने आकर पूर्वम को ऐसा करने से मना किया। पूर्वम ने माफी मांगी और वो आगे बढ़ गया। उसने देखा कि छोटे छोटे पॉट्स कितने ज्यादा खूबसूरत थे और उन्हें रंग भी किया गया था। उन पर नक्काशी की गई थी। कुछ के टूटे हुए हिस्से मिले तो कुछ अभी भी थोड़े बहुत टूटे हुए थे, लेकिन काफी सही सलामत थे। धोलावीरा म्यूजियम टूरिस्ट स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए सबसे बेहतरीन प्लेस है, जहां आकर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्ट्स और कल्चर के बारे में काफी हद तक समझ सकते हैं। ये एक्सकवेशन साइट का ही एक हिस्सा है। धोलावीरा साइट की बात करें तो ये आर्ट्स और कल्चर का घराना था, ऐसा आप कह सकते हैं। यहां पर एक से बढ़कर एक आर्ट और क्राफ्ट्समैनशिप के नमूने मिले हैं, जो धोलावीरा सिविलाइजेशन के लोगों की संस्कृति और उनकी कला का परिचय देते हैं। यहां पर बहुत सारी चीजें मिली हैं, कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं और खास तौर पर हाथी के दांतों से बने आभूषण या ज्वेलरी भी मिली है। धोलावीरा में अलग अलग तरह की मोतियां भी मिली हैं। मोतियों को भी नक्काशी के जरिए सजाया गया था। सोना, कॉपर, टेराकोटा सेल्स मिले हैं। धोलावीरा एक्सकवेशन साइट में एक यूनिकॉर्न एनिमल फिगर मिला है, जो धोलावीरा के लोगों की आस्था को दर्शाता है। ये धोलावीरा के सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी में से एक है। यहां पर जो चीजें मिली हैं, वैसी ही चीजें कुछ मेसोपोटामिया में भी मिली हैं। इसलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता और धोलावीरा की सभ्यता को एक दूसरे से जोड़कर देखा जाता है। जहां गुजरात का रन ऑफ कच्छ सफेद ताल के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम सफेद चादर के ऊपर चल रहे हैं और जहां तक हमारी नजर जाती है, नीचे सफेद चादर, ऊपर सफेद और नीला आसमान दिखाई देता है। रन ऑफ कच्छ की खूबसूरती और उसके महत्व को और ज्यादा बढ़ा देता है धोलावीरा का ये साइट। धोलावीरा एक्सकवेशन साइट आज से 4000 से 4500 साल पुरानी सभ्यता से संबंध रखता है। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के हर एक साइट से सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। यहां तक कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के
40th वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है। धोलावीरा गुजरात की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की शान है। भारत के इतिहास को दिखाने वाली एक असली पहचान है। लेकिन इतनी उन्नत सभ्यता जो इस तरह से 2500 साल पहले गायब हो गई, वो कैसे गायब हो गई, इसे समझना और जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे आपके मन में सवाल उठ रहा है कि क्या हुआ जहां पर लोग एक एक स्टेप कैलकुलेशन के साथ रखते थे, जो व्यापार में बेस्ट थे, वो खत्म कैसे हो गए? क्या हुआ धोलावीरा के लोगों के साथ? क्या हुआ धोलावीरा की सैकड़ों एकड़ जमीन के साथ, जिसने धूल और मिट्टी के नीचे इसे दफना दिया था? पूर्वम ने भी कुछ ऐसा ही सवाल पूछा। सर, धोलावीरा को इतना समझने के बाद मुझे इसके अंत को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन जो उस समय हर स्टेप फूंक फूंक कर रखती थी, सोच समझ कर रखती थी, वो इस तरह से खत्म कैसे हुई? प्लीज मुझे बताइए, मुझे डिटेल में समझाइए। धोलावीरा हड़प्पा सिविलाइजेशन का, यूं कहें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसे सबसे उन्नत सभ्यता भी माना जा सकता है। धोलावीरा का ये साइट आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट्स में पाए गए सभी साइट्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतने इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन के खत्म होने की कहानी हर किसी को अट्रैक्ट करती है। आर्कियोलॉजिस्ट 1931 से लेकर आज तक धोलावीरा और इंडस वैली सिविलाइजेशन के हर एक साइट के खत्म होने की कहानी जानने में लगे हुए हैं। जितना इन्हें खोजना मुश्किल था, इनके खत्म होने की थ्योरी को देना भी उतना ही मुश्किल था। सबसे पहले 1931 में जॉन मार्शल ने इन सभी एक्सकवेशन साइट को खोजा और इसको लेकर रिपोर्ट भी जारी किया। उन्होंने मोहनजोदड़ो को सबसे पहले खोजा था। उस दौरान लोग पेड़ पौधे, पानी, सांप, हर चीज की पूजा किया करते थे, जो आज के हिंदू धर्म से मिलता जुलता है। इसलिए हम ये तो समझ सकते हैं कि उस जमाने के लोग हिंदुत्व को मानते रहे होंगे, हिंदू धर्म को उन्होंने भी अपना रखा होगा। लेकिन 1931 में सर जॉन मार्शल के पास इतना सारा डेटा नहीं था कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा के बारे में ज्यादा कुछ बता सकें। साथ ही धोलावीरा की तो उस समय खोज ही नहीं हुई थी। धोलावीरा की खोज तो 1967 के आसपास हुई थी। धीरे धीरे उसके बाद फिर ASI, जो कि एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हाथों में इन एंशिएंट साइट की कमान दी गई और रविंद्र सिंह बिष्ट जैसे लेजेंडरी ने इन साइट्स के बारे में समझने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जैसे कुछ देवी की मूर्तियां, शिव, पशुपतिनाथ की मूर्ति और लिंग भी पाए गए हैं, वैसे ही धोलावीरा में एक यूनिकॉर्न की मूर्ति मिली जो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। ये सारे आर्ट्स और क्राफ्ट्समैनशिप कल्चरल इंपॉर्टेंस को बताते हैं। कुछ स्कॉलर्स इसे वैदिक कल्चर से भी जोड़कर देखते हैं। अब अगर हम इनके खत्म होने की कहानी को समझें, तो जैसा कि आपने देखा कि धोलावीरा के दोनों तरफ दो तरह की नदियां बहती थीं, मनस और मनहर। अब स्कॉलर्स मानते हैं कि हो सकता है ये दोनों नदियां सूख गई हों और धोलावीरा के पास उनके वाटर टैंक में स्टोर किया गया पानी भी खत्म हो गया हो। इसलिए सूखे से परेशान धोलावीरा के लोग ये इलाका छोड़कर निकल गए हों। आसमान से भी बारिश न हो रही हो। ऐसे में धोलावीरा के लोगों ने यहां से चले जाना ही बेहतर समझा होगा। फिर धीरे धीरे ये इतना बड़ा सिविलाइजेशन खंडहरों में बदल गया होगा, या फिर जैसे कि कहा जाता है कि रण ऑफ कच्छ पहले एक बहुत बड़ा समुद्री हिस्सा था, बल्कि ये अरेबियन सी का हिस्सा था। ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि समुद्र का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया हो कि उसने धोलावीरा को अपने साथ बहा लिया हो, और धीरे से जब पानी का लेवल कम हुआ हो, जब अरेबियन सी धीरे धीरे एनवायरनमेंट बदलने से रण ऑफ कच्छ में बदल गया था, तब हमारी नजरों में धोलावीरा का ये साइट आया हो। इसलिए हम सूखे और बाढ़ दोनों को ही धोलावीरा के खत्म होने का कारण मान सकते हैं। साथ ही कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि बीमारियों ने शायद धोलावीरा के लोगों को जकड़ लिया होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं
कि उस वक्त इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं रही होंगी। वैद्य उपचार किया करते होंगे। ऐसे में हो सकता है कि धोलावीरा के आसपास कई बीमारियां फैली हों। इस बीमारी ने धोलावीरा के लोगों को अपनी चपेट में ले लिया हो, जिससे वो लोग धीरे धीरे खत्म हो गए हों, या फिर वो लोग जो इस बीमारी से बच गए हैं उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए धोलावीरा को छोड़कर आसपास के दूसरे शहर या समुद्र के उस पार मेसोपोटामिया जैसे सिविलाइजेशन की शरण ले ली हो। ऐसा भी हो सकता है। बाढ़ और सूखा इसे ही स्कॉलर्स धोलावीरा और इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज्यादातर शहरों के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि धोलावीरा रन ऑफ कच्छ के अंदर ही मौजूद है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी कितनी ज्यादा नमकीन रही होगी। नमक की मात्रा बहुत ज्यादा रहने से हो सकता है कि यहाँ की मिट्टी बिल्कुल भी उपजाऊ ना हो। जब मनहर और मनसर नदी सूख गई हो तब मिट्टी के उपजाऊ ना होने और सूखे से परेशान होने के कारण ये लोग खेती न कर पा रहे हों। इसलिए धोलावीरा के लोग दूसरे शहरों की तरफ गए होंगे। धोलावीरा की सभ्यता 4,500 साल पुरानी है। शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा पुरानी है और उतनी ही ज्यादा उन्नत और एडवांस भी। इसका खत्म हो जाना भी हमें उतने ही बड़े बड़े सवालों के घेरे में ले आता है। लेकिन नेचुरल डिजास्टर या यूं कहें कि प्राकृतिक आपदा से सबसे बड़ा शहर भी नहीं बच सकता, और उस समय तो खास तौर पर नहीं जब टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, जब लोग हाथों से ही सब चीज किया करते थे। व्यापार भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हम इंसानों की प्रवृत्ति रही है कि हम सिर्फ खाना खाकर अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते, हमें और भी चीजों की जरूरत होती है। हम व्यापार की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेन देन हमारी प्रवृत्ति है। धोलावीरा के आसपास हो सकता है व्यापार के ज्यादा संसाधन उपलब्ध ना हो, और धोलावीरा के लोगों को लगता है कि समुद्र के उस पार मेसोपोटामिया, ओमान, इजिप्ट जैसे सिविलाइजेशन के पास व्यापार के बहुत ज्यादा संसाधन हैं। ऐसे में धोलावीरा के लोग गुजरात से समुद्र पार कर उस तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि धोलावीरा एक बंदरगाह था और यहाँ के स्कॉलर्स का मानना है कि यहीं से लोग मेसोपोटामिया और इजिप्ट की तरफ जाया करते थे। धोलावीरा के खत्म होने का एक और बड़ा कारण यहाँ पर व्यापार की कमी भी मानी जाती है। ऐसी बहुत सी थ्योरीज हैं जो हमारे स्कॉलर्स देते हैं, लेकिन 4,500 साल पुरानी सभ्यता जो आज खंडहरों के रूप में हमारे सामने नजर आती है, उसके अंत को समझ पाना इतना आसान नहीं है। पर अभी तक हम सही कारण की तरफ नहीं पहुंच पाए। सही कारण और भी कुछ हो सकता है। कुछ ऐसे राज हो सकते हैं जो धोलावीरा की जमीन की और ज्यादा गहराई पर छिपे हो सकते हैं। रन ऑफ कच्छ के सफेद चादर के बीच महेंद्र सिंह बिष्ट जैसे रिसर्चर्स धोलावीरा की और ज्यादा खोज करने में लगे हुए हैं। ये तो है गुजरात के धोलावीरा की कहानी, जो इस दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन भी माना जा रहा है। अगर ऐसे ही पुरानी सभ्यताओं के बारे में और इतिहास से जुड़ी जरूरी जानकारियां आप पाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए।